Hello class 6 students, welcome to part 2 lesson 8 the Mauryan Empire। सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है हिस्ट्री के सेक्शन में, जो कि है पार्ट 2 लेसन 8 है द मौर्यन एम्पायर। पिछले वीडियोस में हमने जाना था स्टूडेंट्स कि अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अलेक्जेंडर महान के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे उस समय मौर्य एम्पायर के समय यानी अशोका के समय वेलफेयर मेजर्स मतलब क्या क्या लोगों के लिए कार्य किए गए थे। चलिए आइए जाने। अशोका रिगार्डेड हिज सब्जेक्ट एज ए चिल्ड्रन। अशोका अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह मानते थे। एंड अंडरटुक मैनी वेलफेयर मेजर्स फॉर द बेनिफिट, और उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छे कार्य किए जिनसे उनको फायदा मिले। ही बिल्ट रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड। सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट अपने लोग यानी कि उनकी जनता। ही बिल्ट रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज। अशोका ने रोड का, सड़कों का निर्माण करवाया, पेड़ वगैरह लगवाए दोनों सड़क के दोनों तरफ। बिल्ट इन, सराय बनवाए। रेस्ट हाउसेज, आरामदायक घर बनवाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रैवलर्स, जो कि यात्रियों के फायदे के लिए, उनके आरामदायक के लिए। डग वेल्स, कुएं खुदवाए। एंड बिल्ट हॉस्पिटल, और अस्पताल बनवाए यानी चिकित्सालय बनवाए। बोथ फॉर मैन एंड एनिमल्स, दोनों मतलब कि इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। वाटरवेज, पानी का रास्ता। कैनाल्स, नहर वर बिल्ट, बनवाए गए। इरिगेशन, जुताई और ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के लिए। अशोकन एडिक्ट, अशोक के लेख। रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई जो एडिक्ट्स हैं आर मोस्टली इन द प्राकृत लैंग्वेज। यानी स्टूडेंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट होती है जिस पे लिखा जाता है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। जैसे पेज वगैरह होता है ना, स्क्रिप्ट होती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर लिखी गई जो है एडिक्ट्स, वो वर्ड्स वगैरह होते हैं, शब्द वगैरह होते हैं जो अशोका ने कहे हैं। एडिक्ट्स उसको कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ कहा और किसी ने लिख लिया तो हमारे कहे गए शब्द एडिक्ट्स कहलाएं। तो रिटेन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर लिखे गए हैं एडिक्ट्स जो हैं मोस्टली इन द प्राकृतिक लैंग्वेज, और ये ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में है। इट वॉज द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, ऐसी भाषा जो समानता उस समय के लोग समझ सकते थे। इन मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, ज़्यादातर उसके इंस्क्रिप्शंस में ही ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट एज ए चिल्ड्रन, उसने अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह माना है। एंड हिमसेल्फ एज ए फादर, और अपने आप को उनका पिता। द एडिक्ट्स टोल्ड पीपल अबाउट हिज आइडिया। एडिक्ट्स में यानी इसके कहे गए शब्द में लोगों को बताया गया है उसके विचार के बारे में कि किस तरह से विचार, मतलब प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में और जीवन के और भी कई मूल्यों के बारे में। स्प्रेड ऑफ धम्मा, धर्म का प्रचार। अशोका वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड, अशोका चाहते थे कि उनके लोग समझे धर्म के बारे में। फॉलो इट इन देयर डेली लाइफ, उसको पालन करें अपने रोजीमर्रा की ज़िंदगी में। एंड बेनिफिट फ्रॉम, और उसका फ़ायदा उठाए। ही टुक मैनी स्टेप्स टू स्प्रेड धर्म, उसने कई कदम उठाए धर्म का प्रचार करने में। अशोका लेड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, अशोका खुद में एक उदाहरण देते थे। ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा इन हिज डेली लाइफ, और वो धर्म के नियम कानून का सही एकदम अपने जीवन में रोज पालन करते थे। अशोका इशूड एडिक्ट्स विच कंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, अशोका ने अपने कहे हुए शब्दों को मतलब इशू किया जिसको कहा जो कि एक प्रिंसिपल ऑफ धम्म के अंदर में रखा गया, कंटेंट है। हिज 14 रॉक एडिक्ट्स, उसके 14 पत्थरों के जो एडिक्ट्स हैं। एंड 7 पिलर एडिक्ट्स, और 7 स्तंभ के एडिक्ट्स हैं। बिसाइड मैनी माइनर एडिक्ट्स, इन सब के बजाय और भी छोटे छोटे एडिक्ट्स हैं। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स, जो बताते हैं सुधार। ही कैरिड आउट, जो उसने करवाएं। एंड द मोरल प्रिंसिपल्स ही इंकरेज, और वो नैतिक नियम जिसको उसने बढ़ावा दिया। मोस्ट ऑफ दिस एडिक्ट्स वर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ज़्यादातर ये जो एडिक्ट्स थे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में थे। द लैंग्वेज वॉज प्राकृतिक, और जिसकी भाषा थी वो प्राकृतिक थी। द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, जो लोगों की, जनसमूहों की भाषा थी जो उस समय के लोग आसानी से समझते थे। मतलब स्टूडेंट जैसे कि आज की हमारी भाषा हिंदी है, तो हमारे जितनी भी चीज़ें आती हैं सरकार द्वारा दिशा निर्देश वगैरह सब हिंदी में होते। उस समय अशोका अपने साधारण सी भाषा उस समय चलती थी, प्राकृतिक, जो लोगों तक पहुंच सकती थी, उसमें वो हर चीज़ कहता और बताता था।
ही सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा, उसने संदेश वाहकों को भेजा जिससे कि धर्म का प्रचार हो सके, एंड द बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का प्रचार हो सके, उसके विचारों प्रचार हो सके, टू डिफरेंट कंट्रीज, विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में, जैसे कि ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा, उसने महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का संदेश का प्रचार करने के लिए। ही बिल्ट रोड, उसने सड़कों का निर्माण करवाया, एंड रेस्ट हाउस, और सरायों का, एंड डग वेल्स, और कुएं खुदवाए। ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, वो औषधियों के व्यवस्था और उसके मतलब कि उससे सही करने वाले चीज़ों को व्यवस्थित किया इंसानों और जानवरों दोनों के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, द मौर्यन एम्पायर हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था थी। इट फंक्शंस एट 4 लेवल, वो कार्य करते थे 4 लेवल पे, सेंट्रल केंद्र, प्रोविंशियल राज्य, डिस्ट्रिक्ट जिला, विलेज गांव। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्र प्रशासन, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, राजा जो था उसके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी थी, अधिकार था। ही टुक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन, वो सभी निर्णय लेता था। ही वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल मिनिस्टर, और उसकी सहायता के लिए उसके दरबार के जो मंत्री होते थे, क्या वो होते थे मंत्री परिषद। द वेरियस ब्रांचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज रेवेन्यू, प्रशासन के जो कई शाखाएं हैं जैसे कि रेवेन्यू, मिलिट्री एक्सेट्रा, और अंडर ऑफिसर, वो उन अधिकारियों के अंदर में होते थे जिसे अमात्य कहा जाता था, अमात्यास। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन, द मॉर्यन प्रोविंशियंस वर ह्यूज, मौर्यों के जो राज्य थे बहुत विशाल थे, एंड वर रूल्ड बाय वाइसरॉयज, और उसको शासित कौन करते थे? वाइसरॉयज करते थे। हु वर जनरली प्रिंसेस, जो आमतौर पर राजकुमार होते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, पूरा साम्राज्य 4 राज्यों में बटा था, मगध, उज्जैन, तक्षशिला एंड स्वर्णनगरी। डिस्ट्रिक्ट, द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, जो राज्य थे फिर वो प्रशासनिक जिला में विभाजित थे, जिसको जनपदात कहा गया। दे वर मैनेज बाई ऑफिशियल्स, उनको जो अधिकारी व्यवस्था देखते थे उनको स्थानिकास कहा गया, स्थानिकास। विलेजेस, गांव, ईच डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप्स ऑफ 5 to 10 विलेजेस, हर गांव में 5, हर जिले में 5 से 10 गांव होते थे। गोपास और गणार्धन, गोपास और जो गणार्धन होते थे, मेंटेन रिकॉर्ड्स, वो वहाँ के डेटा यानी कि सूचनाओं को मेंटेन करते थे, चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को, ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी साधन होते थे गांव के, अंडर देम, अपने अधीन। ईच विलेज वॉज हेडेड बाय द ऑफिशियल, हर गांव का एक प्रधान अधिकारी होता था जिसको ग्रामीण कहा जाता था। हिज जॉब वॉज टू रेगुलेट लैंड, इसका कार्य क्या होता था कि भूमि को व्यवस्थित करना, वाटर राइट्स, पानी का अधिकार, एंड टू कलेक्ट टैक्सेस, और कर को जमा करना, और फाइन्स, और लोगों से कहते हैं जुर्माना वसूलना। विलेजेस, गांव जो होते थे, विलेजेस एंजॉयड अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, गांव को कुछ हद तक जो है स्वतंत्रता का मतलब कि वो निश्चित छूट रहता था। द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द विलेजेस वर मैनेज बाय विलेज एल्डर्स, जो दिन भर के विलेज के कार्य जो होते थे, व्यवस्था होती थी, वो वहाँ के जो बुजुर्ग व्यस्त लोग होते थे गांव के, वो देख रेख करते थे। अब आइए केस स्टडी हम लोग देखें पाटलिपुत्र, जो कि उसके में की राजधानी थी। पाटलिपुत्र, द कैपिटल वॉज अ वॉल्ड सिटी, पाटलिपुत्र राजधानी जो कि एक वॉल्ड सिटी यानी दीवारों का शहर कहा जाता है, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी विशालकाय दीवार होती थी। अ मोट एंड वॉच टावर, जिसमें मोट और वॉच टावर्स होते थे। द किंग लिव्ड इन द पैलेस, और राजा हमेशा महल में होता था, उसी में रहता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, शहर का प्रशासन जो था वो किसकी देखरेख में था? देयर वर 6 कमेटी, यहाँ पे 6 कमेटी थी इस मकसद के लिए। पहला ट्रेड एंड कॉमर्स के, व्यापार और वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म पंजीकरण, सैनिटेशन, साफ सफाई, पब्लिक यूटिलिटी, जन सहायता, ठीक है, यह व्यवस्था। केयर फॉर फॉरेनर्स, विदेशियों का देखरेख,
कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और कर के अदायगी वसूलना। देयर वॉज द सोफिस्टिकेटेड सिविल सर्विस, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही जटिल क्या कहते हैं जन सेवा भी होती थी, विच सुपरवाइज्ड मैटर्स, जो देखरेख करते थे चीज़ों को, रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक वेलफेयर टू फॉरेन ट्रेड, यानी कि लोगों के की व्यवस्था से लेकर के विदेशी व्यापार तक। आर्मी, द मौर्यन आर्मी हैड फूट सोल्जर्स, मौर्यों की सेना में पैदल सेना सिपाही थे। हॉर्स, एलिफेंट्स एंड चैरियट, जिसमें पैदल सिपाही, घोड़सवार, हाथी और रथ थे। अ सेपरेट डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन, एक अलग विभाग था जो शस्त्र के उत्पादन, शस्त्र की खरीद फरोख्त और उसको बनाने का कार्य देखता था, यानी प्रोडक्शन का कार्य देखता। द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी, सेनापति जो था वो सेना का हेड था। दे वर ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइस, और इसके अलावा बहुत ही भारी संख्या में जासूस भी उस समय हुआ करते थे। मैनी ऑफ होम वर वुमेन, जिसमें ज़्यादातर तो और महिलाएं, औरतें होती थी। रेवेन्यू, द मेन टैक्स वॉज द टैक्स लैंड ऑन लैंड, जो मुख्य कर था वो भूमि कर था। विच वॉज फिक्स बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो कि 1/4 और 1/6 हिस्सा होता था उत्पाद का। डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, वो भी निर्भर करता था कि भूमि का उपज कैसा है। द अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन अ वाटर टैक्स एंड अ रोड टैक्स, अर्थशास्त्र जो है वो मेंशन, उसने वर्णन किया है पानी कर का और सड़क कर का। इन एडिशन टू टैक्सेस, इसके अलावा टैक्सेस के अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, जो बाकी साधन थे इनकम के कमाने के, फॉर द स्टेट, राज्य के लिए, इंक्लूडेड फॉरेस्ट, जिसमें जंगल आते थे, माइंस आते थे, ट्रेड व्यापार आते थे, क्राफ्ट एंड कस्टम, हाथ से बनी चीज़ें, और कस्टम ड्यूटीज, जो मतलब कि बाहर सामान आते उसकी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स। द किंग ऑल्सो रिसीव ट्रिब्यूट इन काइंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, राजा को भी तोहफे वगैरह दिए जाते थे किसी न किसी प्रकार से, दूसरे साम्राज्यों से आते थे। द मनी कलेक्टेड वॉज यूज टू मेंटेन द आर्मी पे सैलरीज, जो पैसा इकट्ठा होता था वो मेंटेन रहता था क्या करने के लिए, आर्मी यानी सेना का सैलरीज पे करने के लिए। सपोर्ट वेरियस बिल्डिंग वर्क, जो कि सपोर्ट करता था कई प्रकार के बिल्डिंग वर्क्स को। एंड अदर पब्लिक यूटिलिटी, और दूसरे पब्लिक यूटिलिटी को, सर्विसेज सेवाओं को, सच एज रोड्स एंड हाउसेज, जैसे कि सड़क और अस्पताल। ऑक्यूपेशन, कार्य, एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, खेती जो था मुख्य तौर पे वो वहाँ का लोगों का कार्य था, जो कि भारी मतलब की संख्या में उस वर्ग के लोग, उस आबादी के लोग करते थे। राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स वर ग्रोन, इन सब की उगाई होती थी, उगाया जाता था। आर्टिसंस स्पेशलाइज्ड इन वेरियस, आर्टिसंस यानी कि कारीगर, जो कि विभिन्न चीज़ों की में महारत हासिल किए थे, क्राफ्ट्स में, हाथ से बनी चीज़ों में। क्राफ्ट पर्सन प्रोड्यूस टेक्सटाइल, हाथ से बनाई गई चीज़ों में जो व्यक्ति थे वो किसका उत्पाद करते थे, टेक्सटाइल, कपड़ों का। एंड मेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वुड, और लकड़ी से बनी चीज़ें बनाते थे। आइवरी, सेमी प्रीशियस स्टोन, कुछ महंगे पत्थर होते थे, आयरन, लोहे, कॉपर एक्सेट्रा। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एग्जिस्टेड, बाहरी और अंदरूनी दोनों व्यापार उस समय हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वर, जो मुख्य तौर पर व्यापारिक केंद्र थे वो थे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, भरूच। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कैरीड द गुड्स टू फार ऑफ कंट्रीज, ट्रेडर्स व्यापारी और जो क्या कहते हैं मर्चेंट्स होते थे वही व्यापारी, कैरीड द गुड्स, वो गुड्स को कैरी करते थे कहाँ पर, दूर दराज के राष्ट्रों में, जैसे कि सिलोन, बर्मा, इजिप्ट, सीरिया एंड मैसिडोनिया। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कई लोगों को रोजी मिली थी, कार्य मिले थे सरकारी अधिकारी के तौर पे। एंड फॉर वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और भी कई विकसित कार्य करने के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, जैसे कि सड़क निर्माण और बिल्डिंग का निर्माण, इमारतों का निर्माण। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और कलाकृतियाँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज द ट्रेजर हाउस, कला और कलाकृतियाँ जो थी मौर्य साम्राज्य की एक स्वर्ण घर था। विच कंप्राइजेज द रिमेन्स ऑफ द रॉयल पैलेस, जिसके अंदर में जितने भी बचे हुए शाही महल हैं
सिटी पाटलिपुत्र का है, स्तूपा सांची का है, सारनाथ का है, अमरावती का, अशोका का पिलर्स है, स्तंभ है, पॉटरीज है, घड़े वगैरह जो बनाए गए थे उस समय के, कॉइन्स जो सिक्के चलते थे, पेंटिंग्स और जो ड्राइंग्स वगैरह बनाए गए थे, ये सब आते हैं। द मौर्यन एम्पायर इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन इंडियन आर्ट फ्रॉम यूज ऑफ वुड टू स्टोन। मौर्य साम्राज्य ने एक प्रभाव, एक चिन्ह भी छोड़ा था, बताया था, जिससे कि मुख्यतः तौर पे किस तरह से भारतीय कला जो थी वो पत्थर, लकड़ी से पत्थर में तब्दील हुई। The ruins of the fabulous city of Patliputra near modern Patna is an extremely important find of the Mauryan period. जो ruins यानी कि जो अवशेष उसमें जो नष्ट हो गए, पाटलिपुत्र सिटी थी जो सबसे बहुत महान शहर था पाटलिपुत्र का, जो कि आज के आधुनिक पटना के बाद, इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वो उस समय बहुत ही मुख्यतः तौर पे इम्पॉर्टेंट होती थी, फाइंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो कि मौर्य साम्राज्य की खोज के लिए, मौर्य युग की खोज के लिए जरूरी था। पैलेसेस एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, महल और रहने योग्य जो इमारतें थी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रहने वाली बिल्डिंग्स जो थी। द गिल्डेड पिलर्स ऑफ द मौर्यन पैलेस वर अडॉर्न्ड विद गोल्डन वाइन्स एंड सिल्वर बर्ड्स। जो गिल्डेड पिलर्स, एकदम सोने के समान दिखने वाले जो स्तंभ वाले मौर्य के जो महल थे, वर अडॉर्न्ड विद, उसमें गोल्डन वाइन्स लगी थी और सिल्वर बर्ड्स लगे थे। द वर्कमैनशिप ऑफ द इंपीरियल पैलेस वॉज ऑफ वेरी हाई स्टैंडर्ड। जो कारीगरी थी उस शाही, महान शाही महल की, वो राजा की शाही महल की, वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। फाहिन रिमार्क दैट नो ह्यूमन हैंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड कुड अकम्प्लिश दिस। फाहिन ने अपनी पुस्तक में एक बार कहा था कि कोई भी इंसानी हाथ विश्व का इतनी सुंदर रचना नहीं कर सकता जैसे इस महल की हुई है। प्रोबेबली देयर वर सिमिलर पैलेसेस इन अदर सिटीज, और उस समय इत्तेफाक से उसी तरह जैसे दूसरे महल भी उस शहर में हुआ करते थे। ऑल टाउन्स वर सराउंडेड बाई हाई वॉल, पूरा शहर जो था ऊंची दीवारों से घिरा था, विद बैटलमेंट्स एंड डिचेस विद वाटर, जिसके दोनों तरफ क्या कहते हैं गड्ढे नुमा खोद करके पानी भरे गए थे। बेरिंग लोटसेस, और उसमें कमल के फूल लगे थे, एंड अदर प्लांट, और बाकी पौधे भी। एंड द होल वॉज सराउंडेड बाई रेलिंग्स, और पूरा जो है रेलिंग से घिरा हुआ था, यानी कि एक तरह से किसी अचानक आक्रमण को रोकने के लिए बनाया गया था। पॉटरी, घड़े, द मॉडर्न पॉटरी कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ वेयर्स। जो मौर्यों के जो बर्तन वगैरह पॉटरीज होती थी उसमें कई तरह के बर्तन आते थे। द ब्लैक पॉलिश टाइप फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, काले मतलब कि पुताई वाले जो बर्तन हुआ करते थे प्रकार के उत्तरी भारत में पाए गए, इज इम्पॉर्टेंट। इट हैज़ अ बर्निश एंड ग्लेस्ड सरफेस, उसकी एकदम बर्निश मतलब जले हुए लेकिन बहुत ही चमकदार ग्लेस्ड करते हुए सरफेस थे। द सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडियन पॉटरी मैन्युफैक्चर इज प्रेज्यूम्ड टू बी कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। जो उसका केंद्र था उत्तर भारतीय बर्तन और पॉटरी का, वो कहाँ बने हुए हैं? कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट इस शासन का खात्मा कैसे हुआ। अशोका रूल फॉर अबाउट 37 ईयर्स, अशोका ने राज्य किया 37 साल तक। एंड द एम्पायर कंटिन्यूड फॉर अनदर 50 ईयर्स, और साम्राज्य जो था अगले 50 वर्ष और चला। आफ्टर दैट द एम्पायर बिगेन टू ब्रेक अप, जब एम्पायर पूरी तरह टूट गया, मैनी रीजन्स आर सजेस्टेड फॉर, कई कारण थे। द एडमिनिस्ट्रेशन माइट हैव बिकेम लेस एफिशिएंट, जो उसका प्रशासन था उसमें कम योग्य के, जो कम काबिल के लोग आए, और इट माइट हैव बिकम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्या हो सकता है आर्थिक तौर पे वो कमज़ोर और मुश्किलों में चला। टू रन सच अ वास्ट एम्पायर, जो इस तरह के विशाल साम्राज्य को चलाना था। और परहैप्स द आर्मी हैड बिकम वीक, क्या हो सकता है उसकी सेना कमज़ोर पड़ गई हो, ड्यू टू पॉलिसी ऑफ पीस फॉलोड बाय अशोका, क्योंकि जो अशोका ने पीस की पॉलिसी अपनाई थी उसकी वजह से। इन एनी केस इवन ग्रेट एम्पायर डिके, कोई भी कारण हो पर वो महान साम्राज्य जो है नष्ट हो गया। एंड मॉडर्न एम्पायर टू डिक्लाइन, और मौर्य साम्राज्य भी खत्म हो गया। फिर द लास्ट मॉडर्न रूलर वॉज, आखिरी मौर्यों का जो शासक था बृहद्रथ था, हु वॉज किल्ड बाई कमांडर इन चीफ, जिसको मार दिया गया था किसके द्वारा?
कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, उसी के सेनापति के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्रा संगा, इन 185 BC, 185 BC में दिस ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, और इस प्रकार मौर्य का साम्राज्य खत्म, स्टूडेंट्स खत्म हुआ। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने जाना मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 था, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, PDF और क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी भेजेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।